मौर्य काल के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, मकानों में ताला नहीं लगाते और न्यायालयों में बहुत कम जाते हैं। याद कीजिए भारत का वो स्वर्ण युग जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी जम्मू द्वीप के हिस्से थे। कोई शरणार्थी नहीं था, सब यहीं के नागरिक थे। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति में इतिहासकारों ने विष्णु पुराण और विष्णु पुराण की टीका का भरपूर इस्तेमाल किया है, ये मानकर कि ये काफ़ी प्राचीन है और इसलिए इसका सबूत भी मजबूत है। मगर विष्णु पुराण की टीका की बात छोड़िए, खुद विष्णु पुराण में केंकल राजाओं का वर्णन है और इन केंकल राजाओं ने आंध्र प्रदेश पर 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक राज्य किया था। जाहिर है कि विष्णु पुराण की टीका मौर्य राजाओं के सैकड़ों साल बाद की लिखी गई किताब है और इतिहासकारों को इसका इस्तेमाल इसी रूप में करना चाहिए। मौर्य वंशी शासन व्यवस्था और इतिहास के लेखन में जिन अनेक पुराणों का इस्तेमाल इतिहासकार करते हैं, उनकी काल प्रमाणिकता संदिग्ध है और ऐसी सामग्री इतिहास को खतरे में डालती है। भविष्य पुराण में तो मुगल काल क्या, अंग्रेजों के काल तक का वर्णन है। विक्टोरिया का इतिहास भी इसमें दर्ज है। झूठ है कि मौर्यों की उत्पत्ति किसी मुरा नामक दासी से हुई थी। मौर्य का संस्कृत रूप मौर्य है। पाली, प्राकृत और संस्कृत किसी भी भाषा के व्याकरण के अनुसार मुरा से मौर्य शब्द नहीं बनेगा। मुरा नामक दासी की कहानी मौर्य वंश को बदनाम करने के लिए बाद में गढ़ी गई है। मौर्य वास्तविक है और मौर्य कृत्रिम है, वरना गया में आज भी फल्गु तट पर मौर्य घाट और कैमूर में वसाहा गांव के पास स्थित अशोक के सलाले की पहाड़ी मठ मौर्य नाम से नहीं जानी जाती। मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र की किलेबंदी ऐसी थी कि नगर के चारों ओर मोटी लकड़ी की दीवार थी। दीवार के बीच बीच में मोर्चे बने थे और चारों ओर 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी खाई थी। दीवार में 62 दरवाजे और 570 बुर्ज थे। पढ़ा भी गया है कि गुप्त साम्राज्य की हुकूमत पाटलिपुत्र से चलती थी। गुप्त काल में ही फायान भारत आए, वे पाटलिपुत्र गए। आश्चर्य है कि फायान को पाटलिपुत्र में गुप्त राजाओं का कोई राजप्रसाद नहीं दिखाई दिया। कोई गुप्त राजा भी नहीं मिले, उन्हें उल्टे फायान ने पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के भव्य राजप्रसाद का अवलोकन किए। तारीफ में लिखे कि इतना सुंदर इस लोक के लोग नहीं बना सकते। आश्चर्य है कि 500 साल बाद भी ये राजप्रसाद जस का तस खड़ा था। मौर्य काल स्वर्ण युग था। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग नहीं था। स्वर्ण युग की परिकल्पना क्रम की ताकत से इतिहासकारों द्वारा खड़ा किया हुआ है। जिस अजंता की गुफाओं को घसीटकर इतिहासकार गुप्त कला से जोड़ते हैं, उस अजंता पर ना तो गुप्त राजाओं का शासन था और न ही संरक्षण था। जिस नालंदा महाविहार को इतिहासकार गुप्तकालीन मानते हैं, वो वस्तुतः मौर्यकालीन है। जिस भूमरा और नचना की इमारतों को गुप्त राजाओं की दिन बताई जाती है, वो वस्तुतः नागों की है। जिस सुदर्शन झील पर स्कंदगुप्त का शिलापट्ट लगा है, वो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य की थी। जिस पटना में गुप्त राजाओं का शाही महल था, वो शाही महल मौर्य का था। जिस गुप्त काल में फायन भारत आए थे, वो गुप्त जैसे राजाओं को जानता भी नहीं थे। जिस गुप्त साम्राज्य की विशालता की प्रशंसा है, वो चोल साम्राज्य से भी छोटा था। कुल मिलाकर गुप्त काल के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिसके बलबूते उसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जा सके। भारत का असली स्वर्ण युग मौर्य काल था। विश्व इतिहास की झलक में जवाहरलाल नेहरू ने प्राचीन भारत के इतिहास से स्वतंत्र शीर्षक लिखने के लिए 3 राजाओं को चुना है, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और हर्षवर्धन, और जो चुना वो सभी गैर वैदिक थे। आश्चर्य है कि इनमें 2 मौर्य राजा थे। कल्पना कीजिए कि अब से 2-2.5 साल पहले जब मौर्यों का शासन था, तब बाकायदा विदेशियों की देखरेख के लिए समिति थी और ये समिति विदेशियों के आवास और बीमार पड़ने पर चिकित्सा का इंतजाम करती थी। देश में विदेशियों की पुख्ता सुरक्षा, सुखद सफर और आखिर में सम्मान सहित सीमा तक बधाई। ये बात एक विदेशी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखी है, कोई देसी आदमी ने नहीं लिखी। इंग्लैंड के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन ने अशोक द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने इसमें लिखा है कि भारत के जो हिंदू मंदिर सर्वाधिक प्रमुख हैं, वे बुद्धिस्ट संरचना हैं। उदाहरण के रूप में वे कहते हैं कि जो मंदिर भारत के चारों कोनों पर स्थित है, उसे ही लिया जा सकता है। उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा, पंढरपुर का विट्ठलनाथ मंदिर में या तो बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या फिर लिंग में परिवर्तन किया गया है। दुनिया भर के इतिहासकार सम्राट अशोक की जन्म तिथि को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन में है। फायान ने यहाँ पर लिखा है कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक साल सेकंड मून में 8वीं तिथि को जुलूस निकलता था। 408 ईस्वी में सेकंड मून में 8वीं तिथि चैत्र शुक्ल अष्टमी होगी, इसलिए कि उस साल चैत्र अधिमास था।
फायान ने जुलूस का सविस्तार वर्णन किया है। इस दिन 4 पहिए का रथ बनता था। रथ 20 हाथ ऊंचा और स्तूप के आकार का बनता था। बीच में बुद्ध की मूर्ति होती थी। बड़े पैमाने पर लोग जुलूस में शामिल होते थे, नाचते गाते थे। प्रमुख लोग औषधालय स्थापित करते थे। गरीब, अपंग, अनाथ, विधवा आदि की सहायता करते थे। वैद्य बीमार लोगों की चिकित्सा करते थे। यही तो सम्राट अशोक भी करते थे। अशोक जयंती पर सम्राट अशोक की राह चलकर तब भारत की जनता अपने इस महानायक को सच्चे अर्थों में नमन करती थी। फायान की पुस्तक का अनुवादन करने में जेम्स लेगी ने थोड़ी चूक हुई कि उन्होंने सेकंड मून को दूसरा महीना लिख दिया। परिणाम ये हुआ कि भारत के इतिहासकारों ने बैसाख बना दिया। इसका सटीक अनुवाद रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम में हावर्ड ए गाइल्स ने किया। सेकंड मून में 8वीं तिथि। सेकंड मून की 8वीं तिथि शक संवत 330 में चैत्र शुक्ल अष्टमी होगी। सम्राट अशोक के विरोधी उनके बारे में एक अफवाह उड़ाते हैं कि उनके जो शिलालेख हैं, उनके शिलालेखों पर ना तो उनका नाम है और ना ही बुद्ध का नाम है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक अफवाह है। यहाँ मैं उदाहरण के लिए अशोक के ही 2 शिलालेखों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला शिलालेख है कर्नाटक के रायचूर जिले के मस्की नदी के तट पर स्थित एक नगर मास्की का मास्की शिलालेख। इस शिलालेख पर अशोक का नाम अंकित है। आपको अशोक को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अशोक के नाम से पहले देवानाम पिया लिखा हुआ है। पढ़ने के लिए इस तस्वीर में अशोक नाम को घेरे में कर दिया गया है। दूसरा अभिलेख एक स्तंभ है जो रुम्मन देई स्तंभ लेख कहा गया है। ये नेपाल भारत की सीमा पर स्थित है। इस अभिलेख में बुद्ध, और आपको बुद्ध को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए बुद्ध के आगे शाक्य मुनि लिखा हुआ है। पढ़ने के लिए तस्वीर में बुद्ध नाम को घेरे में कर दिया गया। अशोक इतने काबिल थे कि वो जानते थे कि शिलालेखों की गलत व्याख्या हो सकती है। शायद इसलिए अशोक से पहले देवानाम प्रिय है और बुद्ध के नाम के बाद शाक्य मुनि जुड़ा हुआ है, ताकि आने वाली पीढ़ी कोई इस तरह की अफवाह ना उड़ा सके। जिस यूनान के सिकंदर का इतिहास में ढोल पीटा जाता है, उसी यूनान का दूत मेगास्थनीज ने बताया है कि पटना में मौर्यों के शाही महल के मुकाबले फारसी साम्राज्य के सूसा और एक बटान के शाही महल कुछ नहीं थे। ये वही फारसी साम्राज्य है जो सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था, जिनका साम्राज्य दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था, जिनका शासन दुनिया की 33% आबादी पर था। वो सम्राट अशोक थे। पश्चिमोत्तर भारत की जिस वैज्ञानिक सरहद को हजारों साल पहले सम्राट अशोक ने छू लिया था, उसे छूने के लिए आज तोफ बंदूक लिए ताजिंदगी ललचते रहे और छू भी नहीं पाए। वो सम्राट अशोक थे। हमें सबसे प्राचीन पुरातात्विक रिकॉर्ड में कनक मुनि, बुद्ध, प्रसेनजित और अशोक के नाम मिलते हैं। अब यहाँ पर उनके नाम कुछ अलग ही ढंग से दिए हुए हैं। कनक मुनि का कोड़ागमन, बुद्ध का बुद्ध, प्रसेनजित का पसेन और अशोक का अशोक मिलता है। कोड़ागमन, बुद्ध, पसेन और अशोक जैसी उच्चारण रीति प्राकृत भाषा की है। कनक मुनि, बुद्ध, प्रसेनजित और अशोक जैसी उच्चारण रीति संस्कृत की है। जाहिर है कि कोड़ागमन, बुद्ध, पसेन और अशोक जैसे प्राकृत भाषा के नामों को बाद में संस्कृत भाषा की उच्चारण रीति में तब्दील कर दिया गया। इससे साबित होता है कि संस्कृत का विकास प्राकृत से हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ अभिलेख प्रस्तुत कर देता हूँ जिनसे ये साबित हो जाएगा कि अशोक वास्तव में अशोक था, जिसे संस्कृत भाषा में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पहला अभिलेख बरहूत से है, दूसरा पिपरवा से है, तीसरा फिर से भरूच से है और चौथा मास्की से। यहाँ पर लाल घेरे में सभी नामों को आप पढ़ सकते हैं। अशोक का नाम वास्तव में अशोक था, ना कि अशोक। पहली तस्वीर मास्की शिलालेख की है। इसमें सम्राट अशोक ने अपना नाम लिखवाया है। अशोक का वास्तविक नाम अशोक था। इसे आप लाल घेरे में भी देख सकते हैं। लेटर तो स्पष्ट ही दिख रहे होंगे। दूसरी तस्वीर में विष्णु पुराण का एक पन्ना है। आप देख सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में अशोक के वास्तविक नाम की जगह अशोक लिखा है। लाल घेरे में अशोक नाम लिखा हुआ है। इसे भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ से दोनों शिलालेखों को पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि अशोक का वास्तविक नाम अशोक था। संस्कृत में अशोक शब्द का संस्कार कर अशोक कर दिया गया, मतलब कि अशोक मूल शब्द है और अशोक कृत्रिम। यहाँ पर एक अफवाह और उड़ाई जाती है कि सम्राट अशोक ने भारत को जम्बू द्वीप नहीं कहा। यहाँ जान लीजिए कि अशोक ने कई शिलालेखों में भारत को जम्बू द्वीप से ही लिखवाया है। रूपनाथ, सासाराम, बसहा, गुर्जरा, गवीमठ, मास्की, बैराट, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुरा आदि सभी लघु शिलालेखों में भारत के लिए जम्बू द्वीप से लिखा है। जम्बू द्वीप से लिखा हुआ यहाँ पर मैं 2 उदाहरण पेश कर रहा हूँ। पहला ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख है
और दूसरा रूपनाथ लघु शिलालेख है। जम्बूद्वीप से लाल रेखा से अंडरलाइन किया हुआ है। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख सिद्धपुरा में है। सिद्धपुरा कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में है। सिद्धपुरा शिलालेख के लेखक चपड़ हैं। चपड़ अशोक के दक्षिण भारत के शिलालेखों के भी लेखक हैं, किंतु वे दक्षिण भारत के नहीं थे। वस्तुतः वे पश्चिमोत्तर भारत के निवासी थे। कहा जाता है कि लेखक जहाँ कहीं भी होता है उसकी भाषा और लिपि पर कहीं ना कहीं उसकी मातृभाषा और लिपि की छाप होती है। सिद्धपुरा शिलालेख पूरी तरह से ब्राह्मी लिपि में लिखित है, मगर अंत में चपड़ ने लिपिकार को खरोष्टी लिपि में लिख दिए, दाएं से बाएं की ओर। खरोष्टी का प्रचलन भारत के पश्चिमोत्तर गांधार क्षेत्र में था। तक्षशिला उसकी गतिविधियों का बड़ा केंद्र था। कोई शक नहीं है कि चपड़ का ये खरोष्टी प्रेम उन्हें तक्षशिला की ओर खींच ले जाता है, वही तक्षशिला जिसे चाणक्य से जोड़ा जाता है। यहाँ मैं एक लघु शिलालेख दिखा रहा हूँ जो अशोक का भारवूर लघु शिलालेख है। इसमें लाल गिरी में 9 अक्षर लिखे हुए हैं, बुद्धसी, धम्मसी, संगसी। मौखिक रूप से चाहे कोई जितनी भी डीके हाँग ले, पुरातात्विक दृष्टिकोण से भारत की सबसे प्राचीन किताब है बौद्ध साहित्य की है, ये तो मानना होगा। अशोक के कलकत्ता बैराट शिलालेख पर 7 सुत्तों का नाम लिखा है। विनय समुकस, आलिया बसानी, अनागत भयानी, मुनिगाथा, मौनिया सूते, उपतिस पसीने और लागू लोबादे, ये 7 सुत्त बौद्ध साहित्य की हैं। अभी तक जितनी किताबों को सबसे प्राचीन होने का दावा किया गया है, उसके सबसे अधिक प्राचीन होने के पुरातात्विक सबूत आज तक नहीं मिले। ये शिलालेख पहले राजस्थान के बैराट में था, लेकिन अब इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में 7 सुत्त के नाम को लाल रेखे के नीचे रेखांकित किया गया है। आप भी इसे पढ़ सकते हो। ये भी अफवाह उड़ाते हैं कि जब संस्कृत भाषी चाणक्य मौर्य राजाओं से संवाद नहीं करता था, तब यूनानी भाषी मेगस्थनीज कैसे करता था। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अशोक ने ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी चारों में अपना अभिलेख लिखवाया। अरामाइक और यूनानी में उसका द्विभाषीय राज्याभिषेक भी है। मौर्यों के दरबार में सभी के द्विभाषीय थे, यूनान के भी थे, संस्कृत के द्विभाषीय नहीं थे, क्योंकि तब संस्कृत थी ही नहीं। इस विषय पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अशोक का कोई भी अभिलेख संस्कृत में नहीं है और न ही अभिलेखों में एक भी शब्द संस्कृत का है। फिर संस्कृत द्विभाषीय का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप समझ गए होंगे कि मौर्य राजाओं से यूनानी राजदूत मेगस्थनीज कैसे संवाद करता था। यहाँ पर देखिए, ये एक अशोक का यूनानी और अरामाइक में द्विभाषीय अभिलेख है। सम्राट अशोक के जिस शिलालेख को पढ़कर इतिहासकारों ने यज्ञ और हवन में पशुवध किए जाने का तूफान खड़ा किया है, वो उनका प्रथम शिलालेख है, जिसमें कहीं भी यज्ञ और हवन का उल्लेख नहीं है। इसलिए सम्राट अशोक के शिलालेखों की मनमानी व्याख्या कर इसे वैदिक यज्ञ और संस्कृति से जोड़ना बंद करें। जब सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख में बुद्ध को छोड़कर किसी देवी देवता का नाम ही नहीं है, तो फिर सम्राट अशोक को देवताओं के प्रिय राजा कहने का क्या मतलब है। बुद्ध प्रिय राजा अशोक कहने से संदर्भ जुड़ता है, इसलिए देवानाम पेन का मतलब बुद्ध प्रिय राजा हो, देवताओं के प्रिय राजा अशोक नहीं हो सकता। जो संस्कृत साहित्य देवताओं की स्थिति में भरा पड़ा है, वो भला देवानाम प्रिय इतिचा मूर्ख क्यों कहेगा। अर्थात देवानाम प्रिय का अर्थ मूर्ख होता है, ये कहकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। जब देवताओं का प्रिय होने पर आदमी मूर्ख ही हो जाएगा, तो वह विभिन्न देवताओं का जाप क्यों करेगा। देवानाम पेन में जो देव है वो बुद्ध के लिए आया है, तभी संस्कृत साहित्य में ऐसा अनादर हुआ है। डॉक्टर भिक्षु प्रज्ञापाल का लेख है, जिसमें ग्रहण सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार संस्कृत आचार्यों ने देवानाम प्रिय का अर्थ मूर्ख किया है। कात्यायन, केयट से लेकर भुट्टोजी दीक्षित तक ने देवानाम प्रिय का अर्थ मूर्ख किया है। कात्यायन ने लिखा है कि देवानाम प्रिय इतिचा मूर्ख है, अर्थात देवानाम प्रिय का अर्थ मूर्ख है। इतिहासकार बताते हैं कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा शिलालेखों के प्रथम पाठन के बाद सम्राट अशोक इतिहास में उभर कर सामने आए, मगर मन में जो बात उभरती है वो ये है कि इतने सारे संस्कृत के आचार्य देवानाम प्रिय के मूर्ख अर्थ से परिचित कैसे हुए। तो देखा आपने किस तरह से इन धूर्तों ने अपनी कलम की ताकत से भारत के सच्चे इतिहास को ही मिट्टी में दबा दिया गया है। वो तो शुक्र है विदेशी इतिहासकारों का और पुरातात्विक उत्खनन विभाग का, जिन्होंने अपने सच्चे इतिहास को बिना किसी जाति भेद के आप लोगों के सामने रखा है। किस तरह से इन धूर्तों ने महान सम्राट अशोक के नाम को, उनके जीवन को, उनके अभिलेखों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। अभी इस वीडियो का अंत नहीं हुआ है। सम्राट अशोक के सच्चे इतिहास को हम सीरीज में लाएंगे। थैंक्स टू जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़कर
उनके इतिहास को फिर से जीवंत किया है। इस वीडियो की सीरीज को हम आगे की वीडियो में फिर से जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों को उनके पुरखों के बारे में, उनके सच्चे इतिहास के बारे में पता चल सके और पता चल सके इन धूर्त लोगों के कमीनेपन के बारे में।